हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। जल्दी से जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जनरल नॉलेज जी के क्वेश्चन करते हैं, स्टैटिक जी के करते हैं। आज 40 क्वेश्चन आंसर रहेंगे आज की क्लास में और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट ईयर एग्जाम्स हुए हैं उन क्वेश्चंस वहां से कलेक्ट किए गए हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उष्णकटिबंधीय चरागाह क्षेत्र है? तो इनमें से कौन सा स्थान है जो उष्णकटिबंधीय चरागाह क्षेत्र है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है इनमें से जो उष्णकटिबंधीय चरागाह क्षेत्र है? टैगा है, पंपास है, या सवाना है, या प्रेरीज है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय मेन तो ये वर्ड है हमारा, उष्णकटिबंधीय चरागाह क्षेत्र कौन सा है? इनमें से कौन सा है? यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा सवाना। सवाना आंसर रहेगा सी रहेगा इसका आंसर, सवाना आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीद कहलाती है। जो विदेशी हैं, विदेशी संस्थागत हैं, वो जो विदेश की जो संस्थाएं हैं वो जो है निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीद कहलाती है। तो जो वो खरीद करते हैं उसको क्या कहते हैं? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं, या फिर बी अनिवासी भारतीय निवेश कहते हैं, या फिर सी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं, या फिर डी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। क्या कहते हैं इसको कहते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। याद रखना है, इसका आंसर रहेगा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीद कहलाती है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बीटी का बीज का संबंध है। जो बीटी है इसके बीज का किससे संबंध है? चावल से है, कपास से है, या फिर गेहूं से है, या फिर तिलहन से है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा बीटी का जो बीज होता है उसका संबंध है, किससे है उसका संबंध? बीटी का बीज है उसका संबंध है कपास से। किससे है? कपास से है इसका संबंध। बीटी का जो बीज होता है इसका संबंध कपास से है। बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों का मुख्यालय है। जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उनका मुख्यालय कहाँ पर है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है, या फिर वियना में है, या फिर पेरिस में है, या वाशिंगटन में है? तो कहाँ पर है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय? तो इसका आंसर रहेगा वियना में है। तो इसका आंसर बी रहेगा, वियना में है। कहाँ पर है यह? वियना में है। बी आंसर रहेगा, वियना में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। उससे पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर जीके आती है। हर एक एग्ज़ाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीके आती है। तो आप किसी भी चीज़ का पेपर दे लो, वहाँ जीके पूछी जाती है। तो यहाँ पर आपकी जीके बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम स्टैटिक जीके करते हैं, हर एक सब्जेक्ट की जीके करते हैं। आर्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट्स की जीके करते हैं हम अपनी क्लास पर 8 से 8:40, और दिन में हम 3 से 3:30 बस आधा घंटा पढ़ते हैं। वो केवल और केवल साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, और साइंस के क्वेश्चन जो हैं सारे टॉपिक वाइज हम करते हैं। तो वहाँ पर हमारे 16-17 टॉपिक हो चुके हैं, 17 टॉपिक हमारा चल रहा है। तो वो वीडियोस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो आप एक बार देख लेना। अगर आपको जो है साइंस की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी क्लासेस। तो 3 से 3:30 वाली क्लास भी आप ले लिया करें। अभी हम 8 वाली पे केवल और केवल जीके करते हैं। तो स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर, सभी का स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से
करते हैं हम स्टार्ट अपना दोबारा। यहाँ से हम 5 क्वेश्चन पर चले हुए हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक की कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? जब भारत का जो है कोई भी नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, कितनी आयु की के बाद वह राष्ट्रपति का जो है चुनाव वो लड़ सकता है? तो यहाँ पर आएगा 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष। तो जब व्यक्ति 35 वर्ष का हो जाता है, 35 ईयर्स का हो जाता है, तब वह राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर का जो है क्या चुनाव लड़ सकता है और तो वह राष्ट्रपति बनने लायक हो जाता है 35 ईयर के बाद। आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये एक कहावत है। यह किसने कही? यह किसने कहा कि एक अच्छा जो नागरिक है वह अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक है तो वह बुरा राज्य बनाता है? तो यह का ए प्लेटो ने कहा, रूसो ने कहा, या फिर सी अरस्तु ने कहा, या फिर डी लास्की ने कहा? तो यह किसने कहा? तो इसका आंसर रहेगा सी, अरस्तु ने यह कहा कि एक अच्छा नागरिक है, एक अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है, ये अरस्तु ने कहा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो वह जो सदस्य है, संसद में जो सदस्य है, वह जब संसद में अपनी जो सदस्यता है वो कब गंवा देता है? जब वह नहीं जाता है। कितने टाइम तक नहीं जाता है? सत्र में कितने टाइम तक उपस्थित नहीं होता है? तो संसद सदस्य जो है संसद में, पार्लियामेंट में जो है सदस्यता खो देता है, अपनी सदस्यता, अपनी मेंबरशिप खो देता है, गंवा देता है यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित, अब्सेंट रहता है। तो अब्सेंट रहेगा तो वह कितने टाइम बाद अपनी जो है सदस्यता गंवा देगा? 45 दिन तक, 90 दिन तक, 60 दिन तक, 365 दिन तक। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? अगर वह कंटिन्यू 60 दिन तक अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो वह अपनी सदस्यता गंवा देता है। तो संसद सदस्य संसद में से जब अपनी सदस्यता गंवाता है 60 दिन तक अगर वह अनुपस्थित रहता है तो। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वे निहित हैं कहाँ? केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में, या फिर स्थानीय शासन में? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा ये हैं जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये सारी केंद्र सरकार में निहित है। कहाँ पर? केंद्र सरकार में निहित है। अवशिष्ट शक्तियां सारी की सारी केंद्र सरकार में निहित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जब गर्मियों का मौसम चला जाता है, जब जो गर्मियां होती हैं उसका मौसम चला जाता है तो भारत के किस भाग में वर्षा होती है? जब गर्मियों का मौसम चला जाता है तो भारत के किस भाग में वर्षा होती है? तटीय उड़ीसा में, उत्तर पूर्वी भारत में, मालाबार तट पर, या फिर तमिलनाडु तट पर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा तमिलनाडु तट पर। कहाँ पर? तमिलनाडु तट पर। यहाँ पर वर्षा होती है जब गर्मियों का जो मौसम है वो चला जाता है, तब भारत के किस भाग में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या रहेगा? प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, कैसे नहीं लगे, समझ आए नहीं आए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत के कौन से भाग में मैंग्रोव का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत का कौन सा भाग है जहां मैंग्रोव का उत्पादन सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक होता है? तो मालाबार, या फिर सुंदरवन, या फिर रन ऑफ कच्छ, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या रहेगा? भारत के किस भाग में मैंग्रोव का उत्पादन सर्वाधिक होता है?
तो मैंग्रोव का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है सुंदरबन में। कहाँ? सुंदरबन में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव का उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है? भारत के किस भाग में मैंग्रोव का सबसे अधिक उत्पादन होता है? सुंदरबन में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम कौन से महाद्वीप का क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो है छोटा, सबसे कम जो है कौन सा है? तो यहाँ पर रहेगा निम्नलिखित में किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, यूरोप है। अफ्रीका और यूरोप और एशिया बहुत बड़े हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है वह सबसे कम क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? जो बुद्ध हैं, बुद्ध उनको प्रबोध यानी बुद्धि की प्राप्ति, नॉलेज कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो सारनाथ में, कपिल वस्तु में, या फिर बोध गया में, या फिर राजगृह में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बोध गया। बोध गया में जो है बुद्ध को प्रबोध की प्राप्ति हुआ। कहाँ पर? बोध गया में बुद्ध को प्रबोध की प्राप्ति हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो जो शिवाजी हैं उनका राज्याभिषेक कब हुआ? 1627 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, या फिर 1674 ईस्वी में, या फिर 1670 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या रहेगा? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 ईस्वी में। ये आंसर रहेगा सी, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 में, 1674 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 13 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन पर। भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? जो है भारत में द्वैध शासन, कौन सा? द्वैध शासन, भारत में द्वैध शासन की प्रणाली कब, किस वर्ष शुरू की गई? यह 1909 में, 1919 में, 1935 में, 1945 में। तो भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई? द्वैध शासन की प्रणाली हुई 1919 में। 1919 दो बार आया है, तो द्वैध शासन दो बार। तो द्वैध शासन की प्रणाली शुरू हुई 1919 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 40 क्वेश्चन अपनी क्लास में हमने रखे हैं आज की क्लास में, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं फ्रेंड्स। किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो हरिजन का संपादक कौन था? नेहरू, महात्मा गांधी, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक रहा है? यंग इंडिया और हरिजन का संपादक रहे हैं महात्मा गांधी। कौन रहे हैं? यहाँ पर आंसर रहेगा बी, महात्मा गांधी हैं। ये यंग इंडिया और हरिजन के संपादक रहे हैं। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक महात्मा गांधी रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो इनमें से ऐसे कौन से पर्सन हैं जिन्होंने तीन गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों में भाग लिया है? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तो उनमें तीनों में भाग लिया। भीमराव अंबेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने, एम मालवीय ने, महात्मा गांधी जी ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा, यहाँ पर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति रहे हैं भीमराव अंबेडकर। कौन रहे हैं? ए आंसर रहेगा भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पृथ्वी के आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक गोलाभ है जो दोनों ओर से चपटा है। यह ध्रुवों की ओर थोड़ी सी फूली हुई है।
या सी यह विषुवत की ओर थोड़ी सी सपट है, या फिर यह किसी भी ओर से फूली हुई नहीं है और पूर्ण गुलाब है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या रहेगा? पृथ्वी के आकार के संबंध में यहाँ पर कौन सा हमारा सही है, कौन सा गलत है? तो जो यह है गोलाब है, यह एक क्या है? पृथ्वी एक गोलाब है जो कि दोनों ओर से चपटा है। तो कैसा है? दोनों ओर से चपटा है। और पृथ्वी एक क्या है? गोलाब है जो दोनों ओर से चपटा है। तो यहाँ आंसर रहेगा ए, यह एक गोलाब है जो दोनों ओर से क्या है? चपटा है, दोनों ओर से चपटा है। ये रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? विशालतम मतलब सबसे बड़ा। जीवित पक्षी कौन सा है? हमारी पृथ्वी पर जीवित पक्षी बताना है। विशालतम बड़ा पक्षी यह है ईमू है, या फिर बी एल्बेट्रॉन्स है, या फिर सी शुतुरमुर्ग है, या फिर डी साइबेरियाई सारस है। तो क्या रहेगा आंसर? सबसे पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा सी, शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा विशालतम पक्षी है जो कि जीवित है, शुतुरमुर्ग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। काले बादलों के रूप में, किसके रूप में? काले बादलों के रूप में तथा भारी वर्षा के साथ, काले बादलों के रूप में तथा भारी वर्षा के साथ आने वाली हिंसक चक्रीय वायु को क्या कहते हैं? जब काले बादल छा जाते हैं और एक भारी मात्रा में वर्षा होती है तो उसके साथ आने वाली हिंसक चक्रीय वायु और बहुत तेज हवा चलती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ए एंटीपोडस, या फिर बी बवंडर, या फिर सी प्रभंजन, या फिर तूफान। तो क्या कहेंगे? तो जब बारिश आती है, बादल छा जाते हैं काले और बारिश आती है और हिंसकीय चक्रीय वर्षा वायु आती है तो उसको कहते हैं बवंडर। क्या रहेगा आंसर इसका? बवंडर बोलते हैं उसको, तूफान नहीं बोलेंगे, बवंडर बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर हमने केवल 40 क्वेश्चन लिए हैं, फटाफट से कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं फ्रेंड्स। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ अंत तक वीडियो में बने रहें और वीडियो को बीच में स्किप ना करें फ्रेंड्स। प्लीज़ बीच में नहीं छोड़े वीडियो को, प्लीज़ अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 20। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? यहाँ पर विश्व का जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है यह अरब प्रायद्वीप है, माले प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? 20 का आंसर रहेगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। जो ये अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, याद रखना है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे रेक्टर स्केल पर मापा जाता है? तो इनमें से किसको रेक्टर स्केल पर मापा जाता है? तो इनमें से रेक्टर स्केल पर किसको मापा जाता है? रेक्टर स्केल की हेल्प से किसको मापा जाता है? द्रव्य की सघनता, तूफान का वेग, भूकंप की तीव्रता, या पर्वत की ऊंचाई। तो जो भूकंप की तीव्रता है उसको रेक्टर स्केल पर मापते हैं। तो यहाँ पर हमारा रहेगा रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। किसको मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रेक्टर स्केल पर। सी आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं फटाफट से। अरावली व्यवस्था किस युग में संबंधित है? किस युग से संबंधित है? अरावली जो व्यवस्था है वह किस युग से संबंधित है? अरावली व्यवस्था किस युग से संबंधित है? यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा सीनोजाइक, या फिर बी पैलियोजोइक, या फिर सी मीजोजोइक, या फिर डी प्री कैम्ब्रियन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? अरावली व्यवस्था किस युग से संबंधित है? तो अरावली व्यवस्था संबंधित है, इसका आंसर रहेगा डी। क्या आंसर रहेगा इसका? डी आंसर रहेगा प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन आंसर रहेगा। अरावली व्यवस्था किस युग से संबंधित है? प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। अरावली व्यवस्था प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला
पहला भारतीय कौन रहा है? भारतीय बंकिम चंद्र चटर्जी, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पर हमारा? सबसे जो पहले है ब्रिटिश संसद का सबसे पहला सदस्य बनने वाला भारतीय रहा है दादा भाई नौरोजी। ये रहेगा आंसर, दादा भाई नौरोजी सबसे पहले ब्रिटिश संसद के सबसे पहले सदस्य बनने वाले भारतीय रहे हैं, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 24, चेचक के लिए, कौन से? चेचक के लिए टीके, वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं, का आविष्कार किसने किया? जो चेचक का टीका है इसका आविष्कार किसने किया? चेचक के टीके वैक्सीनेशन के लिए आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने, या फिर बी एडवर्ड जेनर ने, या फिर सी सर अलेक्जेंडर फ्लैंगिमन ने, या फिर डी लुई पास्चर ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? जो चेचक है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? ए सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने, या फिर बी एडवर्ड जेनर ने, या फिर सी सर अलेक्जेंडर फ्लैंगिमन ने, या फिर डी लुई पास्चर ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर रहेगा जेनर ने। क्या रहेगा आंसर इसका? जेनर रहेगा, एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की। क्या रहेगा? एडवर्ड जेनर। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। निम्न में से कौन सा लोक या जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित कौन सा नृत्य यहाँ पर दिया गया है? तो यहाँ पर है यक्षगान है, जात्रा है, या फिर विधि है, या फिर जोरा है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो जो है यहाँ पर कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? लोक जनजाति नृत्य है यक्षगान है, ये कर्नाटक से संबंधित है। इसका आंसर रहेगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, ए आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलने से पहले प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जो पुस्तक है किश्वर देसाई ने लिखी है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि किश्वर देसाई ने लिखी है? किश्वर देसाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है यहाँ पर? द रेड डेविल, या फिर टू नाइट दिस सैवेज राइट, या फिर सी विटनेस द नाइट, या फिर डी अर्थ एंड एसिज। तो क्या रहेगा इसका आंसर? में लिखने से कौन सी पुस्तक किश्वर देसाई ने लिखी? किश्वर देसाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द रेड डेविल लिखी है, या फिर टू नाइट दिस सैवेज राइट लिखी है, या फिर विटनेस द नाइट लिखी, या फिर अर्थ एंड एसिज लिखी है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 26 का हमारा। 26 का आंसर रहेगा विटनेस द नाइट इन्होंने लिखी है। विटनेस द नाइट किश्वर देसाई ने लिखी है विटनेस द नाइट। किश्वर देसाई ने लिखी है विटनेस द नाइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? सियाचिन जाने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, या फिर इंदिरा कुमार गुजराल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा आंसर? सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? तो यह था क्वेश्चन नंबर 27 का। क्या आंसर रहेगा? मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री रहे हैं। मनमोहन सिंह सियाचिन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। जो नीलगिरी है, नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। सामान्य जाति क्या है? नीलगिरी की जो है पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है, साल है, या फिर
यूकेलिप्टस है या फिर चीड़ है या फिर सागौन है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है? साल है, यूकेलिप्टस है, चीड़ है या फिर सागौन है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 28 का क्या आंसर रहेगा? यूकेलिप्टस जो है सामान्य पेड़ की सामान्य जाति है यूकेलिप्टस नीलगिरी पहाड़ियों में। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होती है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा नगर है सबसे ज़्यादा अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होती है? अंतरिक्ष विकिरण इनमें से सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त होती है? चीन को या फिर कोलकाता को या फिर मुंबई को या फिर दिल्ली को? तो 29 का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? 29 का आंसर रहेगा दिल्ली। क्या रहेगा 29 का आंसर? दिल्ली रहेगा। जो दिल्ली है यह है नगर सबसे अधिक अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होती हैं दिल्ली को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लोकटक है एक, लोकटक क्या है? एक घाटी है, नदी है, झील है, पर्वतमाला है। तो लोकटक एक है, लोकटक है एक झील है। क्या है? लोकटक एक झील है। ये आंसर रहेगा 30 का सी आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, लोकटक क्या है? एक झील है। आगे चलते हैं 31 क्वेश्चन, वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था। तो वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था यूएसए में, ब्राजील में या फिर सी यूके में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था, वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था ब्राजील में। कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था। वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था ब्राजील में। आगे चलते हैं 32 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 40 क्वेश्चन हमारे हैं और बस यही क्वेश्चन अपने बचे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज़ अंत तक देखें वीडियो को और बीच में वीडियो को ना छोड़ें प्लीज़। और प्लीज़ अंत तक देखें वीडियो और लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कैसे क्वेश्चन आपको लगे। क्वेश्चन नंबर 32, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। तो जो कैंसर है उसके उपचार के लिए प्रयुक्त जो गैस है वह कौन सी है? वह हीलियम है, क्रिप्टॉन है, आर्गन है या फिर रेडोन है? तो जो कैंसर है, कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस क्या है कैंसर के उपचार के लिए? तो कैंसर के उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस है हीलियम है, क्रिप्टॉन है या फिर ऑर्गन है या फिर रेडोन है? तो रेडोन जो है यह कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त सबसे उत्कृष्ट गैस है रेडोन। तो 32 का आंसर रहेगा रेडोन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या है? पाइरेक्स जो है यह कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? पाइरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य में या सामर्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट है या फिर बोरेक्स है या फिर लेड ऑक्साइड है या फिर फेरिक ऑक्साइड है? तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? पाइरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्नलिखित में से उत्तरदायी है। जो ये कांच है इसका अधिक सामर्थ्य है तो इसके लिए क्या उत्तरदायी है? पोटेशियम कार्बोनेट है, बोरेक्स है या फिर लेड ऑक्साइड है या फेरिक ऑक्साइड है? तो यहाँ पर रहेगा आंसर बी, बोरेक्स है, बोरेक्स आंसर रहेगा। आगे चलते हैं 34 क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में चाय के कुल उत्पादन के लगभग 3/4 भाग का उत्पादन होता है? तो जो चाय का उत्पादन होता है उसके कुल उत्पादन का 3/4 भाग कहाँ पर उत्पन्न होता है? 3/4 भाग उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पूर्व भारत में, दक्षिणी भारत में। तो ये कहाँ पर होता है? 34 का आंसर रहेगा उत्तर पूर्वी भारत में। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी भारत में होता है। सी आंसर रहेगा उत्तर पूर्वी भारत। ये उत्तर का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो चाय के उत्पादन में लगभग 3/4 भाग का उत्पादन होता है उत्तर पूर्वी भाग में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर पूर्वी भाग कौन सा है? जहाँ असम, अरुणाचल प्रदेश ये जो एरियाज हैं यहाँ पर आएगा। 35, पोंग बांध परियोजना निम्नलिखित में से
किस राज्य का सामूहिक उपक्रम है? जो ये पोंग बांध है, इनमें से पोंग बांध है, यह जो परियोजना है निम्नलिखित में से किन राज्यों का सामूहिक उपक्रम है? तो यह किन राज्यों का सामूहिक उपक्रम है? तो यह है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, या फिर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, या फिर गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, या फिर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो क्या इसका आंसर रहने वाला है? जो पोंग बांध परियोजना है इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? पोंग बांध परियोजना में कौन कौन से राज्य आते हैं? इसका आंसर रहेगा ये हरियाणा जो हमारा है, और पंजाब है, हरियाणा के पास पंजाब है, और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये जो तीनों राज्य हैं ये पोंग बांध परियोजना में निम्नलिखित समूह राज्यों का समूह उपक्रम है। इनमें यह बांध परियोजना है, पोंग बांध परियोजना, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ये हो गए अपने 35 क्वेश्चन। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ये 5 क्वेश्चन और प्लीज देख लीजिए, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करके जाएं प्लीज, और वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। 36 क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं, केवल 5 मिनट और 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 क्वेश्चन है, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? अभी किया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो जल्दी से बताइए पायरेक्स के कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? पोटेशियम कार्बोनेट है, या फिर बी बोरेक्स है, या फिर सी लेड ऑक्साइड है, या फिर डी फेरिक ऑक्साइड है। तो क्या रहेगा पोरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी? तो यहाँ पर आंसर रहेगा बोरेक्स। क्या रहेगा आंसर इसका? इसका आंसर रहेगा हमारा 36 का बोरेक्स आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस फसल के अभाव में या नष्ट होने पर भारत में खाद्य तेल का गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है? तो इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो नष्ट हो जाए, फसल का अभाव हो जाए, नष्ट हो जाए फसल? तो तेल का जो है, जो तेल हम यूज़ करते हैं, तेल का गंभीर रूप से संकट उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी कौन सी फसल है जो नष्ट होने पर तेल जो है गंभीर रूप से संकट उत्पन्न हो जाएगा तेल का? तो यह नारियल है, या फिर अलसी है, या फिर मूंगफली है, या फिर सरसों है। तो सबसे ज़्यादा जो तेल उत्पादन होता है वो होता है मूंगफली से। ये मूंगफली जो होती है, मूंगफली, इससे सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन होता है। अगर ये फसल नष्ट हो जाए, जो तेल है, तो तेल की जो खादान है, खाद्यान्न तेल का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा अगर मूंगफली फसल नहीं रहेगी तो। क्वेश्चन नंबर 38। रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो कौन सा प्रयुक्त तत्व है? सल्फर, सिलिकॉन, या ब्रोमीन, या फास्फोरस। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा जो ये है सल्फर। इनमें से रबर को वल्कनित करने के लिए सल्फर का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो प्रयुक्त तत्व है सल्फर, रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है सल्फर। आगे चलते हैं, 39 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल अपने 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, ये अपने क्वेश्चन हो गए हैं। जैसे कि हम ये कर रहे हैं 8 बजे वाली क्लास, यहाँ पर हम केवल और केवल जीके करते हैं, और दिन वाली क्लास रहती है 3 से 3:30, इस पर हम करते हैं साइंस जीके। तो डेली साइंस जीके 3 से 3:30 करते हैं, और 8 से 8:40 पर केवल जीके करते हैं। तो दोनों क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो दोनों क्लास पे आप प्लीज़ आ जाया करें, और टाइम से आ जाया करें प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर हम करते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस, और जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। और यहाँ से आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जीके की, कोई भी हम सब्जेक्ट नहीं छोड़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट की जीके करते हैं। हिस्ट्री भी हमने की है, पॉलिटिकल भी हमने की है, और हमने ज्योग्राफी को भी नहीं छोड़ा है, और ये बची साइंस का भी हमने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। टॉपिक वाइज हम साइंस को कवर कर रहे हैं 3 से 3:30 वाली क्लास पर, और हम इकोनॉमिक्स जीके भी करते हैं। यहाँ पर हम 8 के जितने सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट की जीके करते हैं।
तो आप देख लीजिएगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहे, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर एक तरह की प्लेलिस्ट हमने बनाई है। 10 जो पार्ट है हमने लुसेंट जीके के भी किए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके अलावा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और जो है आधुनिक कालीन भारत का इतिहास, ये भी हम कर चुके हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। तो जीके की अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और करंट अफेयर डेली हम सुबह करते हैं शॉर्ट्स में। तो करंट अफेयर शॉर्ट्स भी आप डेली देखा करें प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें करंट अफेयर शॉर्ट को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? यह बनता है ए फायरेक्स कांच से, या फिर बी साधारण कांच से, या फिर सी फ्लिंट कांच से, या फिर डी कोबाल्ट कांच से। तो जो ये लेंस होता है ये किससे बनता है? लेंस बनता है किससे बनता है भाई लेंस? क्या रहेगा इसका आंसर? 39 का आंसर रहेगा हमारा, क्या आंसर रहेगा? फ्लिंट। ये रहेगा आंसर सी। फ्लिंट कांच से बनता है लेंस। कौन से कांच से? फ्लिंट कांच से बनता है लेंस। लेंस बनता है फ्लिंट कांच से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा कर रहे हैं हम। 40 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कीट अपना अधिकतम जीवन चक्र अनाज के गोदामों में बिताते हैं और उसे अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं? तो वह कौन से हैं? तो इनमें से कौन सा जो है कीट, ऐसा कौन सा कीट है जो अपना अधिकतम जीवन चक्र अपना अधिकतम अनाज के गोदामों में बिताते हैं और उससे अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं? ऐसा कौन सा है यहाँ पर? क्या कीट है? ऐसा कौन सा कीट है? भृंग है, कठफोड़ा है, या फिर टिड्डी है, या फिर घुन है? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? तो 40 का आंसर हमारा रहेगा जो ये कठफोड़ा है, ये सबसे ज़्यादा समय अपना अनाज के गोदाम में बिताता है और सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है अनाज को। तो ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन फ्रेंड्स। 40 क्वेश्चन हुए अपने कंप्लीट। और थैंक यू सो मच, जो कि मैं एंड में आपको करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। आपने अपना इतना कीमती समय इस क्लास को दिया। थैंक यू सो मच। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी क्लास। थैंक यू सो मच आप सभी का। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और 8 से 8:40 पर हम डेली जीके करते हैं। डेली प्रीमियर हमारा रहता है 8 से 8:40 पर, और एक प्रीमियर हमारा रहता है 3 से 3:30। प्लीज़ उस क्लास पर भी आप आया करें। ये रहता है अपना साइंस जीके करते हैं और बिल्कुल कंप्लीट साइंस जीके कर रहे हैं। टॉपिक वाइज साइंस जीके अपनी रहती है। और टॉपिक भी हमारा चैप्टर 17 चल रहा है। चैप्टर हम 17 कर रहे हैं, वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल्स। ये चैप्टर नंबर 17 हमने किया है, 17 का सेकंड पार्ट, और हम करेंगे कल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप स्माइल एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना चैनल नहीं चलेगा। तो आपका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और थैंक यू सो मच, कीप स्माइल, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय, कीप स्माइल, गुड नाइट।